नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। नोटबंदी को विपक्ष ने चुनाव में मुद्दा बनाया था, लेकिन जीडीपी के अच्छे आंकड़ों के बाद आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। पीएम एक कदम और आगे चले गए। यूपी सरकार की एक वेबसाइट का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि वेबसाइट पर लिखा गया है कि यूपी की बेटियों की दूसरे राज्यों की बेटियों से कम उम्र होती है। वहीं पीएम ने कहा कि यूपी में 2 कुनबों का गठबंधन हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि 5 साल के हिसाब की बजाय पीएम को अपने 3 साल का हिसाब भी देना चाहिए। वहीं बीजेपी का अब यह भी आरोप है कि विपक्ष अब सत्ता बनाने के लिए नहीं बल्कि त्रिशंकु विधानसभा के लिए काम कर रहा है, ताकि बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। और हमारा सवाल यह है कि क्या जीडीपी के आंकड़ों को अगर आधार माना जाए तो नोटबंदी का मुद्दा विपक्ष के लिए क्या फेल हो गया है? क्या अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस का साथ मजबूती की बजाय उन्हें कमजोर कर रहा है? और क्या यूपी में आखिरी चरणों में चुनाव ध्रुवीकरण की तरफ चला गया है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयान दिखा देते हैं। देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है, हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क में। अच्छे दिन के बहाने नोटबंदी कर करके एक एक गरीब किसान, गरीब मजदूर को परेशान करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने परेशान किया। बीजेपी की सरकार को बने हुए अब 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं। कांग्रेस के एक ऐसा नेता है, अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है। वो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगेगी। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का पहला सवाल, क्या नोटबंदी का मुद्दा यूपी में फेल हो गया? दूसरा सवाल, क्या जीडीपी के आंकड़े सही तस्वीर बयां कर रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या यूपी में त्रिशंकु विधानसभा के लिए लड़ाई हो रही है? चौथा सवाल, क्या अखिलेश सरकार नोटबंदी का मुद्दा सही से नहीं उठा पाई? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का 5वां सवाल, क्या बीएसपी किंग मेकर बन सकती है? तो आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम ये सारे सवाल उठाएंगे और बात करेंगे हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क की, जो मुद्दा आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में उठाया है यूपी में। सवाल यह है कि क्या हार्वर्ड की स्टडी हार्डवर्क के आगे फेल हो गई, और क्या वाकई नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने जितना शोर मचाया वो नोटबंदी नेगेटिव इंपैक्ट की बजाय पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है उसका? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ नीरजा चौधरी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। डॉक्टर एमएच खान हैं, बीएसपी के लीडर। अनिल यादव हैं, स्पोक्स पर्सन एसपी। और गौरव वल्लभ हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। इन सब से हम बात करें उससे पहले जल्दी से आइए आपको हम कुछ कंपैरिजन दिखाते हैं, कुछ डेटा दिखाते हैं, ताकि एक डिबेट का जो पूरा मजमून है वो आप समझ पाए और उसके बाद डिबेट को उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश यादव के शासन की जीडीपी ग्रोथ देखिए, 2012-13 में अगर पहला साल देखें तो 5.78% उत्तर प्रदेश की जीडीपी थी। अगला बढ़े तो 2013-14 में जीडीपी घटकर 5% से कम हो गई, 4.95%। और आगे बढ़े, जब बेस ईयर चेंज किया गया जीडीपी का, तो 2014 में ये जीडीपी घट के यहां पर हो जाती है 6% के आसपास, 2014 बढ़कर 2014-15 में, और 2015-16 में 7.3%। ध्यान देने वाली बात है कि यहां बेस ईयर बदला गया है। आइए ही अगर अखिलेश यादव के बाद हम आगे दिखाएंगे आपको कि दूसरे, अगर मायावती जो उनसे पहले थी मुख्यमंत्री सीएम, उनके शासन में यूपी की क्या जीडीपी ग्रोथ रेट थी। तो 2007-8 में जब वो सीएम थी
तो 7.32%, 2008-9 में 6.99%। टेक्निकल है, लेकिन आज हम आपको पूरा तफसील से समझाएंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट घटने या बढ़ने से आपकी सेहत या आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि ये जीडीपी अब यूपी चुनावों के केंद्र में आ गई है और यूपी चुनाव कहीं ना कहीं अब जीडीपी भी इसमें मुद्दा बन चुका है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है और सबसे पहले जीवीएल में आपके पास आऊंगा। जीवीएल, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हार्वर्ड वर्सेस हार्ड वर्क के पूरे नोटबंदी को देखें तो हार्वर्ड फेल होता है और हार्ड वर्क पास होता दिखता है, और ये दिखता है कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या मतलब है प्रधानमंत्री का ये कहने का, और कहना क्या चाहते हैं वो? नहीं गौरव जी, आई थिंक जिनके लिए जिनको ये समझना था या जिनको ये मैसेज है, मैं समझता हूँ वो इशारा काफ़ी है और वो समझ जाते हैं। और जिस प्रकार सारे राजनीतिक दल कुछ अपने अपने सुविधा के अनुसार कोई फॉरेन इकोनॉमिस्ट को कोट करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाने की जो कोशिश किए थे, जिस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट के पटल पर इन्होंने ऐसा कुछ टिप्पणियां की, स्केयर मॉन्गरिंग किया है। उन्होंने कहा नोटबंदी के कारण 2% पूरे साल में जीडीपी गिर जाएगा, 2 परसेंटेज पॉइंट। और ये कांग्रेस कई अन्य दल अपने अपने फेवरेट फॉरेन इकोनॉमिस्ट को कमेंट करके उनके नाम लेकर के एक एजेंडा चलाने की कोशिश किए हैं। पर लेकिन जो हकीकत जो सामने है वो हकीकत बिल्कुल उसके विपरीत है। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी का और ओवरऑल इस साल का जो प्रोजेक्शन है सीएसओ का, वो अभी भी कायम है। तो इसलिए और जनता में भी यदि आप देखें, यदि कोई नेगेटिव असर होता है इकोनॉमी पर, इस प्रकार जिस प्रकार हमें जन समर्थन मिल रहा है एक के बाद दूसरे राज्य में, पूरे देश भर में कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं नवंबर 8 के बाद, ये जनता जब इकोनॉमी तंदुरुस्त नहीं रहेगी, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं रहेगी, तो जनता क्यों समर्थन देगी? तो बिल्कुल ये जो राजनीतिक एक साजिश चलाने की कोशिश किया है, मुझे लगता है उसका नुकसान यदि किसी को भुगतना पड़ेगा वो इकोनॉमी को नहीं, ये राजनीतिक दलों को जो इनके खिलाफ जो आवाज उठाया उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, राजनीतिक दलों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और जब राजनीतिक दलों की आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो 3 बड़े राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ इस पैनल में हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर एमएच खान बीएसपी से हैं और अनिल यादव मेरे साथ एसपी से हैं। अनिल यादव, पहला कमेंट मैं आपसे लूंगा जीवीएल के बाद। अनिल यादव, हमने एक कंपैरिजन दिखाया जीडीपी का और वो दिखाता है कि अखिलेश यादव के आने के बाद उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कमी आई है। अब हम एक चीज और दिखाना चाहते हैं जो आज प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में भी कोट किया है, मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब दें। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट में अगर इकोनॉमी वाले सेक्शन में जाएं तो वहां 2 चीजें लिखी गई हैं, एक सोशल इंडिकेटर्स को लेकर और दूसरा हेल्थ को लेकर। मैं सोशल इंडिकेटर का पहले आपको एक पैरा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। Almost all social indicators of the state show that the state stands on 30th और 14th position among the 16 major states। यानी अगर सभी सामाजिक इंडिकेटर्स या पायदानों को देखें तो उत्तर प्रदेश भारत के 16 सबसे बड़े राज्यों में 13 या 14वें स्थान पर खड़ा दिखता है। बिहार and in some cases Odisha are the only 2 states which lag behind UP in terms of social development indicators like medical facilities, teacher pupil ratio in primary schools, birth rate, death rate, infant mortality rate, literacy, per capita income, electrification of villages, per capita power consumption। ये कौन कह रहा है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट कह रही है। इसका मतलब अखिलेश यादव जो दावे कर रहे हैं चुनावों में, उसके ठीक उलट आपकी सरकार की जो वेबसाइट है वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। मैं जवाब दे देता हूं आपको। देखिए, पहले तो जो आपने जीडीपी की, उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात करी, तो जीडीपी उत्तर प्रदेश की लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ठीक है, और जो आंकड़े आप जो कह रहे थे बेस ईयर चेंज किया है, आप एक बात बताइए मुझे, जब आप उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप बेस ईयर का फैक्टर बता देते हैं, वहीं आप जब केंद्र की जीडीपी की बात करते हैं तब आप इसको नहीं कंसीडर करते। उन्होंने भी तो ये करेंगे, नहीं आपने वो नहीं बताया, इसलिए मेरा मैंने तो वो सवाल आपसे पूछा ही नहीं कि जीडीपी ग्रोथ रेट घट क्यों रही है। मैंने तो पूछा आप नहीं पूछेंगे, मेरा बताना जरूरी था। मैं सवाल जो पूछा आपसे आप उस पे, मैं बिल्कुल उस पे भी आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। रही इस बात इस वेबसाइट की, तो ये वेबसाइट 2004 की रजिस्टर्ड
वेबसाइट है और जो डेटा इसमें दिखाया जा रहा है उसका आज की स्थिति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सर किसकी वेबसाइट है ये? मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए, किसकी वेबसाइट है ये? मैंने क्या कहा, ये 2004 की वेबसाइट है, उसमें जो डेटा दे रखा है वो पुराना डेटा है, पुराना डेटा है। और जहां तक सुनिए ना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। नहीं, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरे पास भी पूरा डेटा है। नहीं सुनिए, मैं आपको आज का डेटा दे देता हूं, सीएसओ का आज का डेटा आप देख लीजिए। आज का डेटा अगर देखें तो यूपी फसल बीमा योजना में कहां खड़ा होता है, पिछले राज्यों की ग्रोथ रेट में यूपी कहां खड़ा होता है, अनाज उत्पादन और किसान की कमाई के रेशियो में यूपी कहां खड़ा होता है, ये बता दीजिए। चलिए आज का डेटा दे दीजिए। आप मेरी एक बात सुनिए, पहले आप मुझे, या तो मुझे पहले पूरा बोलने लीजिए या फिर आप अपने, क्योंकि देखिए ऐसे नई डिबेट बोलिए, लेकिन मेरे मुद्दे पर रहेंगे तो मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगा। देखिए मैं मुख्य बिंदुओं पे जरूर बात करूंगा। पहले तो ये कि जीडीपी का इंपैक्ट यूपी में कितना, सॉरी डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट यूपी में कितना होगा, जो आपका मुख्य सवाल है। इसका जवाब आप उन लोगों से लीजिएगा, उस परिवार से लीजिएगा जिसके घर का आदमी लाइन में लगने नोट बदलने के लिए लगा पर कभी वापस नहीं आया। उस भाई से लीजिएगा जिसकी बहन की शादी टूटी, या उस बाप से पूछिएगा जिसकी बेटी घर रह गई इस डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में। या फिर आप उन लोगों से पूछिए कि अलीगढ़ की जो फैक्ट्री, जिन पे ताला बनाने की फैक्ट्री थी, वो उन पे ही ताले लग गए और 1 लाख से ज्यादा नौजवानों ने, सुन लीजिए ये भी जरूरी है, ये जरूरी है गौरव जी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप एक सवाल कोट कर रहा हूं, बीच में आप जवाब दीजिए। अगर ये सब हुआ तो ये आंकड़ों में क्यों नहीं दिख रहा है? आंकड़ों में कैसे? आप मेरी बात सुने, आप दिखाना नहीं चाहते, ये तो फैक्चुअल बात है। आप जाके देखिए आज की स्थिति, आप अलीगढ़ में पता कर लीजिए। मैं समझता हूं 90%, और आप ही की मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है 90% ताले की फैक्ट्री आज बंद हो गई है। 1 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो गया जो तालों की फैक्ट्री में काम करता था। वो बात इन सब बातों से कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात एक बार के लिए मान लेता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो हुआ होगा। देश में सबसे ज्यादा कृषि कहां होती है? खेती, सबसे ज्यादा खेती वाला राज्य कौन सा है बताइए मुझे? उत्तर प्रदेश है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश है कि नहीं है सर? हाँ या ना में? बिल्कुल है। मैं उसका तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही, जिसमें तीसरी तिमाही का जीडीपी रेट 7% आया है, उसमें खेती की जीडीपी जस्ट डबल हो गई है सर। एग्री सेक्टर ग्रोथ 3.3% से बढ़कर 6% हो गई है। अगर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खेती वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान है और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी नोटबंदी से दिक्कत हुई है, तो वो चीज उस आंकड़े में क्यों नहीं दिखती है सर? देखिए, जहां तक हम किसानों की बात करते हैं, अगर किसानों की बात करेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया किसानों के लिए और केंद्र की सरकार ने क्या किया। लगातार देखिए, ओलावृष्टि के समय में केंद्र की सरकार से बार-बार मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख के इनसे फंड बढ़ाने की मांग की, पर आज तक वो फंड नहीं बढ़ पाया। मैं समझता हूं हम लोगों ने 1336 करोड़ रुपए का अपना फंड बनाया, उससे किसानों की मदद करी। किसानों को आज हम ऋण माफ करने की जो योजना है 7 लाख, चलिए अच्छी बात है सर, किसी ने किया, मैं तो खुश हूं। किसानों की हालत सुधरे, आप करें, केंद्र सरकार करे, कोई करे, सर जो किसानों की जो व्यवस्था है, जो अगर उनकी सुधरेगी तो आप उसे नहीं बता रहे हैं सर। बिल्कुल बता रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं। इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रियंका चतुर्वेदी, हार्डवर्क वर्सेस हार्डवर्क, हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो साफ साफ सभी विरोधी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हैं, जिन्होंने हार्वर्ड की स्टडीज को लेकर, हार्वर्ड के विद्वानों की का एनालिसिस लेकर कोट करते हुए सरकार को नोटबंदी को लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। क्या आपको लगता है कि आपकी वो थ्योरी आज गलत हो गई इन आंकड़ों के बाद? नहीं, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ये स्पष्ट करें कि उनके इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो कौन से फॉरेन यूनिवर्सिटी के आए हैं, वो स्पष्ट करें। जो नीति आयोग को हेड कर रहे थे और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है, कौन सी विदेशी यूनिवर्सिटी से आए हैं, उनको सबको हटा दीजिए। तो प्रधानमंत्री जब इस तरीके की हिपोक्रेसी वाली बात करते हैं ना, तो थोड़ा अचंभा सा लगता है कि आज देश के प्रधानमंत्री जो खुद अपने कैंपेन, जो 2014 का कैंपेन था, उसका श्रेय हार्वर्ड रिटर्न, वॉटन रिटर्न, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इस रिटर्न की बात करते थे। आज हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क करें, जरूर करिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, ये जो आप जीडीपी फिगर्स की बात चल रही थी, जहाँ GVLN राव साहब काफी सारी बातें कर रहे थे, कल ही मैं उनकी जो प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र है बनारस से आई थी, वहां के बुनकरों से मिलकर आई थी, जो अभी उन्होंने अपनी दुकानें बंद करी हुई हैं और वो यहाँ वहां के काम कर रहे हैं। यही जो अभी आर्ग्यूमेंट GVLN राव दे रहे थे, मैं उनको चैलेंज करती हूँ, जाकर उन बुनकरों के सामने दें। मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि सूरत, इन सब जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, उनके सामने जाकर करें।
मैं इनसे कहती हूँ उत्तर प्रदेश के हर जगह पर जाएं जहाँ पे कारीगरी में लोग का व्यवसाय है। तो अगर जीडीपी फिगर्स के बारे में बात करें तो उन लोगों से बात करिए जो रिवर्स माइग्रेशन में आज मनरेगा के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, मनरेगा के जरिए 60% वहां पे हमने देखा है उछाल हुआ है जब से। तो प्रियंका आप इन आंकड़ों को नहीं मानते? मैं इनको चैलेंज करती हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगी ये जीडीपी के आंकड़े लेकर जाएं उत्तर प्रदेश, नहीं जीडीपी के आंकड़े लेकर जाएं उत्तर प्रदेश, उन बुनकरों के सामने बात करें, अपने कार्य क्षेत्र अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात करें इस जीडीपी फिगर्स के बारे में, फिर जो मिलेगा मैं आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। प्रियंका मतलब आप ये कह रही हैं कि ये जीडीपी आंकड़े रियलिस्टिक नहीं है और जमीन पर हालात बहुत खराब हैं और उसकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही, आप ये कह रही है? नहीं, मैं तो कह रही हूँ प्रधानमंत्री बिल्कुल साफ तरीके से कहें कि ये हमारे जीडीपी फिगर्स हैं, नोटबंदी के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये डंके की चोट पे तो उन्होंने कह दिया अपनी रैली में, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कह दिया अपनी रैली में जाकर बोले। मैं बस यही कह रही हूँ जीवीएल वांट्स टू रिप्लाई, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने रैली में हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क करना और खुद हार्वर्ड के चुनिंदा लोगों को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाना, ये थोड़ा जो हिपोक्रेसी है ना। चलिए हिपोक्रेसी है ये, आप जवाब दीजिए जीवीएल इस पर। अब गौरव, आई थिंक कांग्रेस पार्टी ने जो भी और अन्य राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार की राजनीतिक आंकलन किए हैं तो वो जीडीपी आंकलन तो कर नहीं सकते हैं, पर लेकिन जो राजनीतिक आंकलन किए हैं वो सबके सब गड़बड़ साबित हुए हैं। इनको बहुत समय लगा इसको समझने में, अभी भी पूरी तरह नहीं समझे हुए। तो आई थिंक इनको लगता है कि क्या महाराष्ट्र की जनता, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, गुजरात की, देश भर से हर राज्य में जहां चुनाव हुए हैं नोटबंदी के बाद, क्यों समर्थन कर रहे हैं? यदि आपकी बात यदि सही होती, यदि लोगों को दिक्कत हो रही होती, यदि उनकी नौकरियां जा रही होती, तो वो ऐसे पार्टी को समर्थन करेंगे। कहीं ना कहीं इनको लगता है एक किसी उदाहरण को पकड़ के उसके चश्मे से पूरे देश को देखना, जैसा रामजेस कॉलेज में कुछ घटना होता है तो पूरे भारत ये हो गया है, इंटॉलरेंट। ठीक है जी भैया, ओके यू मेड योर पॉइंट। के प्रति कुछ गड़बड़ होता है उसको हम भी उसका निंदा करते हैं, लेकिन उसको लेकर के पूरे विश्व में हम प्रचार करेंगे एक इंटॉलरेंस की माहौल है। ये इनकी जो नहीं जीवीएल, आज वो मुद्दा नहीं, आज वो मुद्दा नहीं है सर, आज वो मुद्दा नहीं, एजेंडा है इसको सर, आज वो मुद्दा नहीं। एक मिनट सर, ओके डॉक्टर अहमद खान, वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि राव साहब के पास जवाब नहीं है ना। मैं तो बस इनसे एक चीज पूछती हूँ, नहीं प्लीज मुझे एक जवाब देने दीजिए प्लीज। तो ये हमें समर्थन क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं यूपी में आप बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। ये अगर नेताओं को नहीं राव साहब ये 11 तारीख को आपको बता देंगे। चलिए एक एक करके प्रियंका अपनी बात कंप्लीट कीजिए, 30 सेकंड में, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। प्रियंका अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हिसाब से देख प्लीज, अरे भाई साहब, राव साहब, आपके आंकलन से तो आप लोग 400 सीट जीत रहे हैं क्योंकि नोटबंदी का इतना अच्छा प्रभाव हुआ है कि उत्तर प्रदेश में आप सारी सीटें जीत रहे हैं। चलिए ये मानकर चलें। मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी की बात कही थी उन्होंने 3 चीजें कही थी, काला धन। अरे मैं आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, मैं आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। मैं आपसे आप मुंबई से आती हैं, क्या मुंबई ने आप लोगों को भी बहुमत नहीं दिया है। नहीं, मुंबई का चुनाव नोटबंदी के बाद हुआ था, एक रेफरेंस तो दिया जा सकता है। ठीक है, यूपी पे ही रहते हैं, यूपी पे ही रहते हैं। जीवीएल रुकिए, जीवीएल नरसिम्हा राव, मैं आऊंगा आपके पास। प्रियंका अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए, आप मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है। देखिए नहीं, यही क्या बात होती है कि वो बोलते चले जाए। मैं तो उनको रोक चुका हूं, आपको मैं बोल रहा हूं बोलने के लिए। 30 सेकंड का राशन हमें दिया है तो हम अपना राशन का हिस्सा इन्हीं को दे देते हैं। नहीं मैं अपना राशन का हिस्सा किसी और को दे देती हूँ, वो बात नहीं प्रियंका दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। मैं जीवीएल के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाने को कह रहा हूँ। डॉक्टर अहमद खान, नीरजा चौधरी, गौरव वल्लभ, ये सभी हमारे साथ पैनलिस्ट में हैं। मैं आप ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके तो ठीक है, जरूर मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन डॉक्टर अहमद खान क्योंकि यूपी चुनाव में जीडीपी का मुद्दा आए तो ये थोड़ा सा सुनने में अजीब सा तो लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब हार्डवर्क वर्सेस हार्डवर्क ले आए बीच में तो क्या समझ में आता है? और जब देखें मायावती के शासनकाल को अखिलेश के शासनकाल से कंपेयर करें तो यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मायावती से भी पीछे जा रहे हैं। उसके बावजूद गठबंधन का यह कहना कि भाई अब तो त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बीजेपी जा रही क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वो नहीं जीतेंगे। क्या हो रहा है ये?
देखिए गौरव जी, एक तो यह है कि आप एक गठबंधन के दो लोगों को बैठा लेते हैं और दो लोगों को टाइम ज्यादा दे देते हैं। चलिए आप सबकी शिकायत मेरे साथ इलाज होता है, ठीक है। हाँ, आपके पास शिकायत है, ये हकीकत है, शिकायत नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, 30 सेकंड लेकिन हम लोग गांव देहात में रहते हैं, समाज पार्टी को बोलना जहां गरीबों का, मैं गरीबों की बात करता हूं। बोलिए बोलना जरूरी है, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है, पंचर वाली पार्टी नहीं है, पंजे खूनी पंजे नहीं है उसके पास। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए गांव देहात में हम लोग रहते हैं, जो हालत नोटबंदी के बाद हुई थी, मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले चरण से ही इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाए? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे गठबंधन आपका भाजपा से हो चुका हो। देखिए आपके ही भाषा वही जता रही है जो भाजपा की। अरे भाई, आपने भी गठबंधन मुझसे किया है, आपका भी गठबंधन मुझसे हुआ है, आपसे गठबंधन मेरा हुआ है, आपसे भाषा का आप बाबरी मस्जिद आने वाले लोग हैं। नहीं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। बाबरी मस्जिद आने वाले लोग कहते हैं कि हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, पर भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, हमने हकीकत बयान किया, हमने हकीकत बयान किया, हकीकत से भागे नहीं। बाबरी मस्जिद किसने गिराया? बाबरी मस्जिद किसने गिराया? बाबरी मस्जिद में ताला किसने डलवाया? बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? जरा बताइए ना मुझे। अच्छा प्रियंका जी, जो कांग्रेस का विरोध कर दे वो बीजेपी के साथ मिल रहा है, तो ये कौन है? इतना मत लड़िए मैम, कल हो सकता है आपको इनके भी साथ की जरूरत पड़ जाए। देखिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है जो भाजपा इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब आप भाजपा कौन से शब्दों का इस्तेमाल करती है ये कौन तय करेगा मैम? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो राहुल गांधी ने भी किया था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सोनिया गांधी भी कर चुकी है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दूसरी पार्टियों के नेता भी करते हैं। ऐसा मत कहिए कि केवल भाजपा ने किया, और भाजपा ने किया तो उनको, वो भाजपा के बारे में नहीं बोल रहे, वो बीएसपी के बारे में बोल रहे हैं। अनिल रुकिए मैम, लेट हिम कंप्लीट। आपने तो अपने 30 सेकंड उनको दिए थे, तो 30 सेकंड उनके पूरे हो जाने दीजिए ना। कि ये दलितों और मुसलमानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, तो इनकी भाषा मेलझोल खाती हुई है। तो मतलब आप ये सर्टिफिकेट दे रही हैं कि अब बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन होने जा रहा है। ठीक है, इस सर्टिफिकेट के साथ ही अब उनको बोलने दीजिए। खान साहब 30 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल है अलायंस, सीक्रेट अलायंस है, बिल्कुल है जी। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हम अब देखिए फिर वही बात बोलने जा रही है, बोलने की आदत पड़ गई इनको। क्या बोलिए आप बोलिए टर्न पर नहीं बोलती, दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमने वो दंश झेला है। पहले चरण से जब प्रधानमंत्री ने शुरू किया प्रचार करना, तब नोटबंदी का नाम नहीं लिया। दूसरा चरण चला गया, नोटबंदी का नाम नहीं लिया। तीसरा खान साहब, अगर मेरा सवाल है नोटबंदी का अगर खराब असर पड़ रहा है तो जीडीपी 7% आती है, और कृषि की जीडीपी अगर डबल हो जाती है तो अच्छा असर होता, तो कहां होता, क्या होता? आप जानते हैं देश की जीडीपी अगर 1% बढ़ जाए तो कितनी नौकरियां बढ़ जाती हैं, कितने रोजगार बढ़ जाते हैं। मैं डॉक्टर गौरव वल्लभ है मेरे साथ, मैं उनसे अभी पूछूंगा, लेकिन अगर नोटबंदी का खराब असर पड़ा तो फिर ये आंकड़े क्या कहते हैं? बढ़ रहा है आप बताइए ना, कितने नौकरी मिल गई, बताइए ना गौरव जी, आप मुझे बताइए, आंकड़ा तो बता दीजिए। एक साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, 1 से 1.5 लाख लोग नौकरी पाए हैं। आज 3 साल हो गया, कहां नौकरी मिल रही है? हकीकत पे आइए, जमीन पे आइए, धरातल पे आइए। ये हवाई बातें करने से कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हवाई बातें कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार का सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कह रहा है। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि वो सारी बातें हवाई कर रहे हैं। वो केंद्र कांग्रेस की सरकार में भी हवाई बातें करते थे, क्योंकि तब भी वहीं से आंकड़े आते थे। नौकरियां कहीं हैं तो बताइए ना, आंकड़ा कोई तो आंकड़ा बहुत अच्छी बात है। 2 करोड़ का वादा किया सर, ये सिद्धांत 1 करोड़ नौकरियां कहीं। ओके, मैं जीवन से आपका सवाल लेके जाऊंगा। ओके खान साहब ओके, जमीन का किसान भूखा मर रहा है। ठीक है सर, ओके, आपकी बात का रेफरेंस लेके जाता हूं मैं नीरजा जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार है। नीरजा जी, यूपी चुनाव में बहुत सारे मुद्दे आए, जिसमें धर्म, राम मंदिर, लव जिहाद, एंटी रोमियो दल, मेट्रो
बहुत सारी चीजें, घी, कब्रिस्तान, शमशान, बहुत कुछ हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव मुद्दा आया है। हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क के बहाने कहीं ना कहीं काम की बात हो रही है, नोटबंदी की बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है। आपको लगता है मैम, अगर केंद्र सरकार के एक विभाग ने ये आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों को एक तरफ रखते हुए हम नोटबंदी की बात कर ले, तो वाकई उत्तर प्रदेश चुनाव में नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है? और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसको सामने रखा है, नोटबंदी पर अगर बीएमसी के चुनावों को देखें, महाराष्ट्र के चुनावों को देखें, अगर वो एक छोटा रेफरेंडम है तो ये 5 राज्यों का चुनाव सबसे बड़ा रेफरेंडम होगा और ये कहीं ना कहीं तय कर देगा कि केंद्र सरकार सही है या बाकी दल सही है। देखिए, मैं 2-3 चीजें कहूंगी। नंबर 1 कि अगर जीडीपी और रोजगार जो क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, कितना कुपोषण है बच्चों में, अगर ये चुनाव के मुद्दे बन जाते हैं तो वाह होनी चाहिए। ये बनते नहीं है, लेकिन बनने की चेष्टा मैं इसको बहुत वेलकम करूंगी हर तरफ से। और मैं ये भी होप करूंगी कि यूपी सरकार की वेबसाइट को 2000 के 4 आंकड़े जो दिखा रहे हैं उसको तुरंत अपडेट किया जाएगा, क्योंकि मैं मानती हूं कि अखिलेश यादव सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए कई कदम उठाए हैं जो कि प्रोग्रेसिव रहे हैं। दूसरी बात आपने नोटबंदी की है। नोटबंदी का असर बहुत साफ दिखता है छोटे उद्योगों पे, दहाड़ी वाले वर्कर्स पे, किसानों पे ही साफ है। चाहे ग्लास इंडस्ट्री है, चाहे मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री है, चाहे अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री, इस पे साफ साफ मैं कई बार घूम के आई हूँ उत्तर प्रदेश में, फर्क पड़ा है। किसानों पे भी फर्क पड़ा है और ये एक कारण है कि जाटों ने वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को इस बार नहीं वोट दिया है। और भी कारण थे पर यह भी एक कारण था। लेकिन बाय एंड लार्ज नोटबंदी एक नेगेटिव मुद्दा नहीं बन पाया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये एक विडंबना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इकोनॉमी का स्लो डाउन होगा। ये इकोनॉमिस्ट भी मान रहे हैं, चाहे फॉरेन इकोनॉमिस्ट हैं, देश के इकोनॉमिस्ट हैं, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क की। लेकिन जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, आज भी लार्ज तबका है उसमें, गरीब लोग हैं उसमें, नॉन यादव ओबीसी हैं उसमें, नॉन जाटव दलित हैं जो अभी भी मानते हैं हाँ बहुत परेशानी हुई लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ करने जा रहे हैं। कहीं नहीं कहीं उनका मोह भंग नहीं हुआ है। और ये जो पॉलिटिकल मैसेज नरेंद्र मोदी ने दिया है कि मैं गरीबों के लिए हूँ, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट अभी भी है। तो इकोनॉमी वर्सेस पॉलिटिक्स में एक डिस्कनेक्ट दिखता है उत्तर प्रदेश में। अब ये कैसे ट्रांसलेट होगा वोटों में, कितनी किस तरफ जाएगा, वो देखने लायक चीज होगी। डॉक्टर गौरव, 11 मार्च को हमारे सामने ये चीज ठीक है। डॉक्टर गौरव वल्लभ, मैं आपके पास अब सीधा एक टेक्निकल सवाल लेकर ही आऊंगा। नीरजा जी ने कहा कि इसको एक साइड रखे तो नोटबंदी का असर हुआ है, लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आने वाले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ के डेटा को देखें तो वो कहता है कि नोटबंदी जिस दरमियान हुई उन 3 महीनों में भारत की एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.3% से बढ़कर 6% हुई। सर, हमारे दर्शकों को बताइए इसका मतलब क्या होता है? अगर वो कहते हैं कि इन 3 महीनों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रही, जो कि कई इकोनॉमिस्ट ने या कई अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि ये 6% से भी नीचे रह सकती है या 6.5% के नीचे रह सकती है, तो इसका क्या मतलब है? और अगर इन आंकड़ों को हम रियलिटी से जोड़ें तो ये कितने ज्यादा भारत सरकार के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में दिखते हैं अगर चुनाव हो बीच में? तो देखिए, सबसे पहले आप इसको सरल भाषा में जीडीपी को समझ लीजिए कि एक भारत देश में एक साल में या एक तिमाही में या एक महीने में कितना व्यापार या सर्विस या कितना मतलब वैल्यू जनरेशन कितना हुआ, बड़े सरल शब्दों में मैं बात करता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो जीडीपी जो ग्रोथ है वो 7% रहा। इसमें 2-3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो नोटबंदी हुई उसका सिर्फ एक महीना, लास्ट का महीना इम्पैक्ट है, बिकॉज नवंबर में जब नोटबंदी की अनाउंसमेंट हुआ तो वो उसका इम्पैक्ट उसके अंदर नहीं आया। तो इसके अंदर अक्टूबर महीना तो बिल्कुल क्लियर था, नवंबर आप मान लीजिए मोटा मोटी, क्योंकि नोटबंदी 8 को हो गई थी, पर इमीडिएट इम्पैक्ट वो नी जर्क रिएक्शन नहीं होता है आज। तो दिसंबर का इम्पैक्ट इसमें पूर्ण रूप से है। तो ये एक नोटबंदी के एक महीने का इम्पैक्ट है। अब आपको एक चीज और मैं बताता हूं कि इस वर्ष हमारे देश में
काफी समय बाद एक अच्छा मॉनसून था। ठीक है। और उस मॉनसून का भी इफेक्ट इसमें आया है। ठीक है। अब हम चर्चा कर रहे हैं सोशल पैरामीटर्स और इकोनॉमिक पैरामीटर्स को मर्ज मत कीजिए आप, क्योंकि आप IMR या MMR मोर्टेलिटी रेट में चले जाते हैं, अपन कई बार अपन GDP में चले जाते हैं, तो ये MMR शिशु मृत्यु दर ये सब सोशल गवर्नेंस के पैरामीटर्स है। हम इकोनॉमिक गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स है उसमें मुझे लगता है कि ये एक सेंस ऑफ सरप्राइज है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सरप्राइज को पॉजिटिव ले या पॉजिटिव, बिल्कुल सरप्राइज और कहें कि ये कैसे आ गया। नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है। हाँ। और मैं CSO के आंकड़ों पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, नहीं तो हम कोई भी आंकड़ा नहीं मानेंगे। तो ये बिल्कुल आंकड़े पॉजिटिव है। और जो आपके दूसरे पैनलिस्ट जो बात कर रहे थे वो एक सेक्टर स्पेसिफिक बात कर रहे थे कि X शहर, Y शहर, Z सेक्टर, उसमें निश्चित रूप से इंपैक्ट पड़ा होगा, पर ओवरऑल ये एक महीना नोटबंदी का लेने के बावजूद इकोनॉमी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। चौथी बात आप जो नहीं, तो फिर मैं आपसे वही सवाल लेके जाऊंगा, मतलब सरकार को जिस तरह से विपक्षी दलों ने घेरा, चुनाव के बीच में, बिल्कुल बीच चुनाव में सरकार को एक बड़ा ऑक्सीजन मिला है। नहीं, ऑक्सीजन में आप इसको चुनाव से मत देखिए, चुनावी रैली में मुद्दा उठ रहा है सर। वो उठाया होगा, पर ये एक पॉजिटिव मोमेंटम तो है ही देश के लिए, आपको मैं ये तो मानना ही पड़ेगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ का श्रेय, क्योंकि इसमें मैंने जो माइन्यूटली अध्ययन किया तो ना केवल एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ा है, वो भी एक बड़ा रोचक तथ्य है। वो लास्ट क्वार्टर में नहीं बढ़ा था। हाँ। आप अगर अक्टूबर टू दिसंबर 2015 के आंकड़े कंपेयर करेंगे तो वो नहीं बढ़ा था। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ा है, तो ये निश्चित रूप से GDP, मेरा सवाल था वो रह गया, मैं समय कम है, GDP बढ़ने से क्या फायदा होता है GDP, और वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? GDP बढ़ने से एक आम व्यक्ति के लिए तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ, वो सकल घरेलू उत्पाद वो बढ़ने से निश्चित रूप से जितने भी हमारे 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, उन तीनों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर में वृद्धि होगी। तो ये एक पॉजिटिव स्टिमुलस है, एक पॉजिटिव चीज है आम व्यक्ति के लिए भी। और ये एक अक्टूबर से तो दिसंबर 2016 का आंकड़ा है, ये इसको मैं बहुत पॉजिटिव रूप से एज एन इकोनॉमिस्ट लेता हूं, क्योंकि नोटबंदी के बावजूद ये हुआ है। तो आप ये सोचिए कि क्योंकि अगर हम नोटबंदी का आधा 1% उसको फैक्टर इन करें तो ये 8% के आसपास हो रहा था GDP क्वार्टर 3 का। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम है देश के लिए। तो निश्चित रूप से ये एक सरकार के लिए भी डिमोनेटाइजेशन का जो आफ्टर इफेक्ट है, जो कि सरकार भी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव मान रही थी, पर आंकड़े ये नहीं मान रहे। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। लेकिन जीवीएल, मैं आपके पास आऊंगा। जीवीएल, कमोबेश इस पैनल में एक जो यहां पर यूनिफॉर्मिटी निकल के आती है वो ये कि ग्रोथ रेट और जॉब्स को आप मैच मत करिए, क्योंकि रियलिटी ये है कि नोटबंदी का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है, खासकर जिस तरह से नीरजा जी कह रही हैं, जिस तरह से तीनों पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं। तो आप अगर यूपी चुनाव में खड़े हो और हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क की वहां पर अगर आप बहस छेड़ दें तो वहां पर रियलिटी कहीं ना कहीं आप नहीं छू पा रहे हैं, ये लोगों का कहना है। गौरव, आई थिंक सबसे ज्यादा समझदार देश की जनता है। हम बैठ के टेलीविजन पर या एक्सपर्ट्स हम समझते हैं, हम देश को बेटर समझते हैं, इकोनॉमी को बेटर समझते हैं, बट लेकिन एज अ रिसर्चर, एज अ पोलस्टर, मेरा अनुभव ये रहा है कि गांव के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो हमसे बेहतर उसका अनुभव करते हैं, इसको रेस्पॉन्ड करते हैं। कल CSO के प्रेस रिलीज में आंकड़ा 7 का था ग्रोथ रेट, या 6 का था, 10 का था, इसका कोई लेना देना नहीं है जनता का, खासकर ग्रामीण जनता का। कोई आंकड़ा दे करके कभी वोट नहीं करता है। उनको अपने जीवन में जो अनुभव हो रहा है वो उसका आधार पर वो मैक्रो इकोनॉमी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। True. आपकी देश की इकोनॉमी 12% ग्रो करे, जब उनको लगता है इनकी लोकल इकोनॉमी, उनकी माइक्रो इकोनॉमी, उनकी हाउस होल्ड इकोनॉमी में कोई सुधार नहीं है, तो बिल्कुल आपको रिजेक्ट करेगा किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को। तो इसलिए GDP का कोई लेना देना जनता से नहीं है।
और लेकिन अच्छी बात यह है थोड़ा फर्क तो पड़ा है, पर लेकिन देखिए पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट था 7.3 या 7.4 था, उससे ज्यादा ही होता है इस क्वार्टर में यदि नोटबंदी होता। तो हम नहीं तो फिर जीवीएल अगर उसका फर्क नहीं पड़ता है, जीवीएल चलिए उसका फर्क नहीं पड़ता है, मीडियम टर्म में इसका लाभ मिलेगा। इसका क्या फर्क पड़ता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारी पार्टियां मिलकर कहीं ना कहीं बीजेपी ना आ जाए, इसका इसलिए यहां पर काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं हंग असेंबली आ सकती है, इसका क्या फर्क पड़ता है? नहीं देखिए गौरव, वो इनकी जो डेस्परेट स्ट्रेटजी है, क्योंकि पहले चुनाव में गए थे सपा कांग्रेस ये कहते हुए हमके 300 सीट मिलने वाले हैं, तो जब इनकी हकीकत समझ में आ गई, जब इनको लग गया कि दूसरे स्थान पर वे भी रहना शायद मुश्किल रहेगा, तब जाकर के इस प्रकार की कोशिशें में लगे हैं। हमारी अनुमान ये नहीं है कि कोई हंग असेंबली बनेगा, हम बिल्कुल बड़ी बहुमत के साथ चुनाव सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। जिन राज्यों में हमने जहां कोई हमारे अस्तित्व नहीं था, उड़ीसा में हम तीसरे स्थान पर थे, कांग्रेस हमसे बहुत आगे थी। अब लोकसभा अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें क्या हुआ? कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, यहाँ तो कांग्रेस भी, यहाँ भी अपफ्रंट कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। सबसे पहले आपको एसपी से मुकाबला करना है, बीएसपी से मुकाबला करना है, और इन्होंने कहीं वहां चुनाव नहीं लड़ा। जीवीएल विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस तो एक सहयोगी दल है गठबंधन में, आपका मुकाबला तो उन पार्टियों से है जिनके साथ अभी तक आपने नोटबंदी के बाद कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ा है। पार्टनर्स हैं उनका जो फाइट है एक अलायंस है, आपको ध्यान रखना जरूरी पता चल चुका है। मैं आ रहा हूं प्रियंका आपके पास, ये बार-बार ये कहना, आई थिंक ये सब कहना जब अलायंस एंकर को शोभा नहीं देता। मैम मुझे मालूम है कि क्या मुझे शोभा देता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप वहां पर जूनियर पार्टनर हैं, सीनियर पार्टनर एसपी है, और आप कहीं ना कहीं उन्हीं के कामकाज की बदौलत ही चुनाव में जा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपको गलत लगे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि सहयोगी दल है, इसका मतलब ये होता है और एक मुद्दों की फाइट है। 10 विकास के मुद्दों को लेकर हमारा फाइट है भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक गठबंधन का है। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन जीवीएल अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं प्रियंका आप ही के पास आ रहा हूँ। अगर हमें समय दिया जाएगा तो मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, नहीं दिया जाएगा हम चुप से सबकी सुनकर चले जाएंगे। मैम ऐसा तो होता नहीं कि कभी आपको समय मिलता नहीं, लेकिन मुझे सबके पास जाना है। जीवीएल अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अब देखिए उड़ीसा जैसा राज्य में जहां हम तीसरे स्थान पर थे, सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी वहां दशकों से प्रमुख पार्टी के रूप में वो काम कर रही है, उड़ीसा कहां पहुंच गया और अभी प्रमुख विपक्षी दल के रूप ठीक है जी, 15 साल से है वहां। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का उड़ीसा में यही हालत है जो उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, ओके प्रियंका ओके, पहले प्रियंका, नहीं तो वो कहेंगे हमको समय नहीं मिला। रुकिए एमएच खान रुकिए, प्रियंका ओके, प्रियंका नहीं वो महाराष्ट्र का दे दे, वो सारे आंकड़े दे दे। नोटबंदी के बाद नहीं वो आंकड़े दे दे, फिर सब साथ में बोल लीजिए, फिर सब साथ में बोल लीजिए और सबका हो जाएगा। मैं आ रहा हूं ना आपके पास प्रियंका, उनका रेफरेंस इस बात का है कि नोटबंदी के बाद कहां-कहां चुनाव हुए और कहां-कहां वो पार्टी जीत कर आई और कहां-कहां कांग्रेस को हार खानी पड़ी। तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हार खानी पड़ेगी नोटबंदी के बाद? क्योंकि वहां पे हम हार नहीं खाएंगे। जिस तरीके की राजनीति हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पहले ना ही नोटबंदी की बात की गई, ना ही नोटबंदी के बारे में किसी ने बातें कही हैं। हमने बस ये देखा है शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, 440 बच्चे, इस तरीके की राजनीति हुई है। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ या साक्षी महाराज ने ही नहीं, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह ने तक की है। तो अगर आपकी राजनीति पूरी उसी के आधार पर चल रही है, आपकी राजनीति फिर से राम मंदिर पर उतर आती है, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है हार किसकी होने वाली है। हमारा जो गठबंधन हुआ था वो विकास का गठबंधन था। हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्पष्ट है, महिलाओं का हो, किसानों का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेड का हो, इकोनॉमी का हो, इन सारे मुद्दों को लेकर हम उत्तर प्रदेश में गए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप 8 कोर सेक्टर्स हैं जिन्होंने स्लो ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर में। पिछले साल के कंपैरिजन में रियल एस्टेट ले लीजिए, फाइनेंशियल सर्विसेज ले लीजिए, हर तरीके से ग्रोथ रेट स्लो हुआ है। फिर भी जीडीपी के आंकड़े अगर पॉजिटिव दिखा रहे हैं, हम सब चाहेंगे कि पॉजिटिव ही आंकड़े आए।
पर जो जमीनी हकीकत है, अगर आप उत्तर प्रदेश का ब्यौरा लेंगे, उत्तर प्रदेश में जाकर देखेंगे, मेरे पास उत्तर प्रदेश का पूरा ब्यौरा है, मेरे पास उत्तर प्रदेश का पूरा ब्यौरा है। मैं चाहता नहीं था कि मैं फिर से टेक्निकल बहस में आऊं, लेकिन आप मुझे उत्तर प्रदेश का अगर ब्यौरा दे रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके पास ब्यौरा है और आपके हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के बाद सक्सेसफुल स्टोरी बन रही है, तो वो मेरे हिसाब से क्यों बन रही है? महाराष्ट्र को आप कंसीडर नहीं करती जहां आप बैठी हुई हैं, आप दूसरे चुनावों को कंसीडर करती नहीं जहां उत्तर नोटबंदी के बाद जो चुनाव हुए, क्योंकि यूपी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, इसलिए यूपी आप कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं एक सेकेंड नहीं एक सेकेंड ऐसा है, यूपी जो है पहला स्टेट इलेक्शन होगा नोटबंदी के बाद, और बाकी गोवा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, वो नोटबंदी के बाद पहले स्टेट असेंबली इलेक्शन। बीएमसी और महाराष्ट्र के सिविक इलेक्शंस में वोट डाला, उसको नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ये बता दीजिए। फायदा दिखाते हैं तो वो अगर आप भाई साहब बॉम्बे में आइए, आप बॉम्बे में समझ जाएंगे कि बीएमसी हो, भले ही बड़ा बजट हो, उनके जो इलेक्शंस होते हैं वो लोकल मुद्दों पर ही होते हैं। हाँ। अगर आप नोटबंदी से जुड़ना चाहें, बिल्कुल आप करिए, आप जिला परिषद के चुनावों को अपनी सक्सेस स्टोरी बनाना चाहें, पर स्टेट इलेक्शंस जो भी आ रहे हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं तब फिर अलग हो जाती है। एक मिनट, मैं अनिल यादव, जब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं तो लोकसभा का चुनाव दूसरे मुद्दों पर होता है, राज्यसभा का चुनाव दूसरे मुद्दों पर होता है। लेकिन राज्यसभा चुनावों से पहले अगर कहीं कोई सिविक बॉडीज के इलेक्शन हो जाए, और इतनी बड़ी सिविक बॉडी के इलेक्शन हो जाए, और जहां एक तरफा एक पार्टी 2.5 गुना 3 गुना बढ़ जाए, तो भी उसको हम रेफरेंस ना माने। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सच है कि अगर किसी विधानसभा का चुनाव है वो उसके मुद्दे अलग होंगे, किसी अगर लोकसभा का चुनाव है तो मुद्दे अलग होंगे। और देखिए जहां तक बात महाराष्ट्र के चुनाव की है, तो मैं समझता हूं, देखिए ऐसे इलेक्शंस में जनरली पब्लिक भी यही चाहती है कि जिसकी प्रदेश में सरकार हो उसी की कॉर्पोरेशंस में भी सरकार है, जिससे कि विकास होने का रास्ता आसान हो जाए। अच्छा, ठीक है। और दूसरी, देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट, उड़ीसा में क्या हुआ? ऐसा नहीं, तो फिर ये लोग कोई नहीं चाहेंगे कि जिसकी केंद्र में सरकार हो उसकी राज्य सरकार ना हो। मेरी बात इस थ्योरी से तो फिर बीजेपी की सरकार बन जानी चाहिए। बात कर रहे हैं आप, क्या प्रदेश सरकार का अपना फंड होता है क्या? और देखिए हम उस बात पे जा ही नहीं रहे। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि प्रदेश की जनता आपको क्यों वोट दे। हम पहले दिन से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, और आज जो जीडीपी का मुद्दा भी आया है, मैं बता रहा हूं आपको, ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि कभी देखिए गुजरात के बारे में नहीं बोल रहे हैं। सर सुन लीजिए ना, एक मिनट सर सुन लीजिए, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते तब आप ऐसी बात करते हैं कि जो आम जनता की समझ में ना आए, उसे आप पॉजिटिव किसी भी तरीके से बनाना आपको हाँ बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक रिक्शे वाले से, उसका वोट भी उतना इंपॉर्टेंट, आप उसको बताएं कि भैया तुम्हारी जीडीपी हमने 8% बढ़ा दी, उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको फर्क पड़ेगा, उसके रोजगार से उसको फर्क पड़ेगा। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मुझे आपकी बड़ी जरूरत है। नहीं दिया है आपने मुझे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जीडीपी हम कंसिडर कर रहे हैं वो फॉर्मल एक्टिविटीज को ही कंसिडर करती है, पर जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरी इकोनॉमिक्स की समझ है, इनफॉर्मल एक्टिविटीज हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसको अभी तक कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से प्रियंका जी भी कह रही थी, और जो वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बैठी है वो भी कह रही थी कि अलीगढ़ की फैक्ट्री में ताले की बात कर रही थी, आगरा की जो लेदर की फैक्ट्री में ताले की बात कर रही थी। ठीक है, मैं मान गया अनिल, मैं मान गया आपकी बात कि जीडीपी के टेक्निकल नंबर से रिक्शे वाले को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एमएच खान मुझे यह बताइए, जब उत्तर प्रदेश में देश का करीब 20% अनाज पैदा होता हो, और वही उत्तर प्रदेश फसल बीमा के नंबर पर सबसे नीचे के राज्यों में आता हो, जब वही उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में बहुत नीचे आता हो, और क्या उसका भी फर्क नहीं पड़ता? लोगों को कमाई कितनी हो रही है इसका भी फर्क नहीं पड़ता, लोगों को उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली मिल रही है इसका भी फर्क नहीं पड़ता, लोगों को उत्तर प्रदेश में किस तरह से पढ़ने के इंस्टीट्यूट पठन पाठन के या एजुकेशन का माहौल मिल रहा है, क्या इसका भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैंने आपसे पूछा, ये आपने नहीं पूछा, इसका जवाब तो मुझे देना है। हमारी नहीं, आपका ही रेफरेंस लेकर नहीं, इसका जवाब अगर सारा जवाब आप दे लीजिए। बिजली प्रोडक्शन कौन बताएगा? बताइए, बसपा क्या सरकार में, इनको क्या पता क्या बिजली प्रोडक्शन? नहीं तो क्या मतलब उनको कुछ मालूम ही नहीं आपके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? 116 पावर स्टेशन हम लोगों ने बनाए 7700 करोड़ रुपए की लागत से, और आपको बता दो इसका फर्क पड़ेगा रिक्शे वाले को? बताएंगे बिल्कुल पड़ेगा। 2012 से इसका फर्क पड़ेगा रिक्शे वाले को, क्योंकि ये रिक्शे वाला समझता है 105% बिजली का प्रोडक्शन बढ़ता है ना, अपने हिसाब से आपकी बात का फर्क पड़ेगा। गौरव जी, क्या रिक्शे वाले को लाइट से फर्क नहीं पड़ता? कैसी बात कर रहे हैं? तो रिक्शे वाले को क्या कमाई से फर्क नहीं पड़ता? सर उसके घर में बल्ब जल रहा है। सर रिक्शे वाले को कमाई से फर्क नहीं पड़ता क्या? प्रति व्यक्ति आय में यूपी कहां है? 105%। सर पर कैपिटा इनकम में यूपी कहां है? सर पर कैपिटा इनकम में यूपी कहां
है। अरे आप बिजली की बात करते हैं, फिर उसके बाद आप पर कैपिटा पे जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं सारे इंडिकेटर्स की बात करता हूं। आंसर सुनिए। एमएच खान, रुकिए, अब आपके पास आऊंगा। एमएच खान, बिजली से फर्क पड़ता है, पर कैपिटा इनकम से उसको दिन भर में कितनी कमाई हो रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको कितनी सोशल वहां पर सरकार की तरफ से सिक्योरिटी मिल रही है इसका फर्क नहीं पड़ता। एमएच खान, देखिए ये बातें जो है नीरजा जी आ रहा हूं आपके पास, चिल्ला के कहने से फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आप देखिए ना, आप ये 4 साल 4.5 साल तक ये दंगों में लगे रहे, 400 से 500 तक दंगे करा दिए, बहनें सुरक्षित नहीं रही, रेप होता रहा। इनका एक मंत्री नरेंद्र कश्यप आपकी पार्टी के सांसद थे, क्या उन्होंने अपने पुत्रवधू का नहीं, आज क्या जेल में है नहीं है, ये बताइए मुझे। अरे अपनी बात करिए ना। नरेंद्र कश्यप उनकी बात क्यों ना करें भाई? उनकी बात हो जाने दीजिए, उनकी बात हो जाने दीजिए। एमएच खान ने आपको नहीं टोका, वो भी सांसद थे, एमएच खान ने आपको बीच में नहीं टोका। पत्नी के नहीं, हम पे एलिगेशन लगाएंगे तो जवाब देने का मौका मिलेगा। अपनी पत्नी के साथ नौकरानी का कत्ल कर दिया, आप बात कर रहे हैं। सर लॉ एंड ऑर्डर पर तो सपा सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल उठ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करिए, आप सवाल बढ़ा रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, आज अगर सवाल उठने चाहिए तो मध्य प्रदेश पे उठने चाहिए, उस पर कभी सवाल नहीं उठाए गए। गुजरात में उठने चाहिए, उस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। महाराष्ट्र में उठना चाहिए, चुनाव होगा तो उस पर भी सवाल उठाएंगे सर। चुनाव होगा तो आपको बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, आपको बोलने का मौका देंगे और चुनाव में उस पर भी सवाल उठाएंगे। अभी वो उड़ीसा चले गए तो अभी वो उड़ीसा चले गए तो आपने बोला यूपी में बात करिए। मैं वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमिलनाडु की बात सर, मैं कंपैरिजन दिखाऊं आपको। सर मेरे पास मेरे पास मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, अखिलेश और मायावती के जीडीपी के आंकड़े, मैंने एक भी कोट नहीं किया। प्लीज हैव पेशेंस, मुझे दूसरे पैनल से जवाब दीजिए। एमएच खान अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। की बात यहाँ भी करते हैं, ये गुंडई की बात यहाँ भी करते हैं, बोलने नहीं देंगे किसी को। ये नहीं, किसी की गुंडई नहीं सर, वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। गुंडई कुछ नहीं चलेगी। जो पैनल पे भी नहीं बोलने देते, ये पैनल पे भी नहीं बोलने देना चाहते। ये मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। एमएच खान साहब, एमएच खान, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है 30 सेकंड में यार आप जी 30 सेकंड में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था रिप्लाई कीजिए। फर्क पड़ता है जो किसान मजदूर, जी मैं कह रहा हूं, देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। गांव में बिजली नहीं है, जो चिल्ला रहे हैं बिजली है, बिजली नहीं है। अभी मैं आपको अब टेलीफोन से कहिए बात करा दूं, एक उन्नाव में बिछिया ब्लॉक है, उसकी एक महिला ने फोन करके कहा कि साहब आप नजर नहीं आते हैं। हमने कहा टीवी खोलो, कह लेंगे टीवी कैसे खोले, हमारे वहां तो बिजली ही नहीं आती है। तो बिजली का हाल तो ये है। और कोई अच्छी कहानी बना के लाइए खान साहब, वो कहानी होगी, ठीक है। अच्छी कहानी बना के लाइए। एमएच खान, मैं नीरजा जी के पास कहानी बनाने में और हाथी बनाने में, दो ही कामों में आप माहिर हैं। सर मैं एक रेफरेंस और दे सकता हूं, लेकिन फिर आप मेरे ऊपर सवाल उठा देंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली चली जाती है। उस वीडियो को देखिए कि आप पीछे के घरों में लाइट जलती है, नीरजा चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ओके एमएच खान साहब रुकिए। नीरजा चौधरी, क्या वाकई इन मुद्दों का फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश में लोगों की कमाई कितनी है? क्या वाकई लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो जितने सालों से काम करते आ रहे हैं उतने सालों के अगर रेशियो में देखें तो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उनकी कमाई नहीं बढ़ रही है? और काम बोलता है तो क्या काम बोलने का असर लोगों पर अगर होता है तो लोग फील नहीं करते? और क्या चुनाव में यह बिल्कुल मुद्दा नहीं होता कि मेरी कमाई, मेरे बच्चे की शिक्षा, मेरे आसपास कितने हॉस्पिटल, मेरे पास कितनी सड़कें बनी नहीं बनी? देखिए, ये मुद्दा एक हद तक काम करता है, लेकिन सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है। जैसे कि अखिलेश यादव के बारे में बीजेपी समर्थक भी कहते हैं लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, कई चीज़ें की हैं। अच्छा, नोटबंदी को लेके विपक्ष पार्टी इसको मुद्दा नहीं बना पाई है जितना बनना चाहिए था। लोग परेशान हुए हैं पर मुद्दा उस हद तक नहीं बना है, और ना ही प्रधानमंत्री इसको पॉजिटिव मुद्दा बना पाए हैं अपने फेवर में। अगर ये होता तो वो शमशान और ये सब चीजें, कब्रिस्तान की बात नहीं करना जरूरी नहीं होता। असलियत जो यूपी की है, लोग तो वो है कि कास्ट और कम्युनिटी बहुत बड़े मुद्दे हैं आज भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये एक हकीकत है, ये एक यथार्थ है, और लोग आज भी एक या दूसरी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन अगर आप सुनिए ना, जिस तरह से वो गाली देते हैं तीनों पार्टियों को, ये हमारे लिए तो कुछ भी नहीं होने वाला।
ये मैंने बार बार सुना लोगों से। हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं। मैम एक छोटा सा सवाल मुझे बता दीजिए, अगर बीजेपी जीतती है तो नोटबंदी का पॉजिटिव इंपैक्ट, और अगर हारती है तो नोटबंदी की वजह से हारी, क्या ये माने, क्या इसके और भी कुछ कारण होंगे? नहीं, अगर बीजेपी जीतती है तो नरेंद्र मोदी की छवि, उनके साथ जो मोह है और एक फेथ है कि आगे जाके वो कुछ करेंगे, आज भी वो टूटा नहीं है। ठीक है, उसका मेन कारण वही होने वाला है। ठीक है, लोग बीजेपी की बात ही नहीं करते, वो नरेंद्र मोदी को वोट देने के बाद। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी की हवा कायम रहेगी, ये बताएगा। ठीक है, लेकिन जीवीएल एक मिनट, गौरव वल्लभ की बात हो जाए। गौरव वल्लभ 30 सेकंड। देखिए, ऐसा है कि केवल जीडीपी के आंकड़ों से कोई भी चुनाव, राष्ट्र का चुनाव भी छोड़े, जीडीपी के आंकड़ों की बात नहीं, हम वही बात कर रहे हैं। तो आपका ये सवाल कि नोटबंदी के बाद जीडीपी आंकड़े प्लस हुए तो ये किस पार्टी को फेवर करेंगे, ये जीडीपी। और दूसरा, एक हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि जीडीपी के आंकड़ों से कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता, क्योंकि जीडीपी के पॉजिटिव आंकड़े लास्ट में आम आदमी के पास ट्रांसफॉर्म होते हैं। हमारा मुख्य मुद्दा आज अपन बात कर रहे थे हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क की। देखिए, हार्वर्ड कोई साल में 200 स्टडीज करता है, कुछ सारी स्टडीज कोई 100% ट्रू थोड़ी होती है। और हमारी इंडियन कंट्री एक बड़े यूनिक कंट्री है। सर, लोग तो बाइबल मान लेते हैं। हाँ, तो नहीं ये, और मैं एक हमारे पैनलिस्ट की बात भी मानता हूं कि हम हार्वर्ड को ना मानने की, मैं प्रधानमंत्री का इस वर्सेस हार्डवर्क को बड़ा एक पॉजिटिव मानता हूं, पर जब पॉजिटिव है तो आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हार्वर्ड से क्यों आते हैं? मैं इसमें थोड़ा सा जीवीएल जवाब देना चाहेंगे। जीवीएल जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी आ रहा हूं आपके पास। जीवीएल। नो गौरव, ये मैंने जो पहले जैसे शुरुआत में कहा है, यहाँ इशारा किसकी तरफ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिविज्म क्यों है, जहां आपको हार्वर्ड चाहिए वहां तो आप हार्वर्ड ले लेते हैं, जहां हार्वर्ड नहीं चाहिए वहां हार्वर्ड नहीं लेते आप। लेकिन इसी देखो, आप इसका संदर्भ आप केवल कोई इंस्टीट्यूशन के साथ मत देखिए। जो जिन शख्सों को यूज करके कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चलाना चाह रही थी, और इनके लिए है, कोई इंस्टीट्यूशन के प्रति नहीं है ये कमेंट। आप इसको समझ लीजिए, मैंने जैसा कहा जिसके लिए इशारा है, उनके लिए इशारा ही काफी है। देखिए, अखिलेश की सरकार की बात है। अखिलेश कहते हैं मेरा काम बोलता है, पर लेकिन बोलता क्राइम बोलता है। अखिलेश की सरकार में काम नहीं बोलता है। उनके मंत्री आज फरार है, उनके मंत्री पूछताछ के लिए अवेलेबल नहीं है। निहाल चंद जो आपकी सरकार में मंत्री थे, वो कितने दिन फरार रहे, बताइए। उन पर रेप का आरोप था। क्या चाहिए आपको? नरसिंह साहब, सरकार प्रियंका कुछ कहना चाहती है। ऐसे मंत्री के लिए सबसे पहले आप निहाल चंद पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आपने मंत्री बना दिया, 2.5 साल मंत्री रहे, और कितने दिन फरार रहे ये बताइए आप मुझे। करते हैं, ठीक है प्रियंका, महिला ने मरते मरते आरोप लगाया कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये है, उस पर क्या कहते हैं वो आज भी आपके कैबिनेट में? एक ने गलत किया तो दूसरे को जस्टिफाई करेंगे, ये भी बताना चाहिए ना। बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए इस बात को, बिल्कुल बताना चाहिए। ठीक है, जीवीएल इस पर बताइएगा आप, लेकिन प्रियंका की बात हो जाए पहले। प्रियंका मेरे पास समय कम, अपना जवाब दीजिए। आप कुछ बोलना चाह रही थी? मुझे पहले कंप्लीट तो करने दो गौरव सर, फिर मैं और बहुत सारे सर आ रहा हूं। राव साहब से तो बस एक चीज, नहीं राव साहब क्राइम की बात करते हैं, क्रिमिनलिटी की बात करते हैं। आज इनके 2 एमपीज का नाम चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आया है। 2 एमपीज, सीनियर एमपीज हैं इनकी पार्टी के। इनकी जो महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट थी, वो आज अरेस्ट हुई है चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में। आप क्रिमिनलिटी की आप किस मुंह से बात करते हैं? आपके अध्यक्ष कौन है ये भी हम जानते हैं, और कैसे क्या उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं ये भी हम जानते हैं। ठीक है प्रियंका, ये मुद्दा सही है। प्रियंका, बीजेपी के लीडर्स का नाम आया है, और कितने क्रिमिनल्स को एक मिनट कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड। कितने क्रिमिनल आप हमारे नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है, ये भी ये हमारे अध्यक्ष के खिलाफ कोई केस नहीं है। कितने आपके नेताओं के खिलाफ केस चल रहा है? इन्होंने टिकट 420 है, ये भी जवाब दें, आप जवाब दें। चलिए ठीक है, लेकिन क्रिमिनल कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी 420 हैं। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा आप ही के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। चलिए फाइनल कमेंट। कोई केस नहीं है। तो आप जब क्रिमिनलिटी की बात करते हैं, नहीं तो प्रियंका वो क्रिमिनलिटी आपको तब नहीं दिखी थी। ठीक है, आप बीजेपी के लीडर्स पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे पास 30 सेकंड का रिप्लाई दे दीजिए। वो सवाल मैं जीवीएल से चाहूंगा, जीवीएल उस पर रिप्लाई करें। लेकिन जब 27 साल बेहाल का नारा दिया गया था, तो उस बेहाल में क्या 5 साल का यूपी का लॉ एंड ऑर्डर नहीं जोड़ा गया था?
जो अब नहीं गिना जाता? नहीं, बिल्कुल था। और बिल्कुल देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने एड्रेस किए हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एड्रेस करना बाकी है। हाँ। जिनका हमने 10 पॉइंट मिनिमम प्रोग्राम, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है। महिलाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो। वही अखिलेश यादव की सोच है कि इतने सालों से उत्तर प्रदेश में हमने देखा है। चलिए मैम, उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप आए तो आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पूरी तरह इंप्लीमेंट हो, या कोई भी पार्टी आए तो वो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर और जो यूपी की असली समस्याएं हैं जीडीपी से जो जुड़ के आई हैं सामने, उन मुद्दों पर बात करें। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क से एक नई बहस छिड़ी है उत्तर प्रदेश में कि आखिर नोटबंदी का पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। क्या वाकई जो हार्ड वर्क है वो ज्यादा भारी है और हार्ड वर्क की वजह से नोटबंदी से लोगों को दिक्कत हुई कि नहीं हुई? 11 मार्च को हम और आप आमने सामने होंगे और पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कौन अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने जा रहा है या कौन अपना मैनिफेस्टो अप्लाई करने की बात कहेगा। और फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस और #BSBD पर अपना फीडबैक देते रहिए। नमस्कार।